ओके। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है कीमोथेरेपी के रेस्ट पोर्शंस, मतलब एमिनोग्लाइकोसाइड्स और मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स. So in this part of chemotherapy we are going to start with aminoglycosides. मतलब aminoglycosides fall under the class of antibiotics which are known to block the protein synthesis. मतलब ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. मतलब ये बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके बैक्टीरियल सेल के नंबर को डिक्रीज करने में मदद करते हैं. Aminoglycosides belong to the group of bactericidal drugs. As we know that most of the drugs which inhibit the protein synthesis belong to the group of bacteriostatic agents, but aminoglycosides is an exception. हम ये देख सकते हैं कि एमिनोग्लाइकोसाइड ड्रग्स बैक्टीरिसिडल है, ना कि बैक्टीरियोस्टैटिक. पर इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है कि दे इनहिबिट द synthesis of protein. The first member of aminoglycosides known to be streptomycin. Streptomycin discover किया था सेलमन वैक्समैन ने in the year of 1944. सेलमन वैक्समैन का जो ये डिस्कवरी है, ये काफी ब्रेक थ्रू माना जाता है और ये एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है. एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स को हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. एक है सिस्टेमिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स और दूसरा है टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स. जो नियोमाइसिन और फ्रामाइसेटिन है उसको छोड़कर बाकी सारे जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स है वो किस क्लासिफिकेशन के अंडर आएंगे, वो आएंगे सिस्टेमिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स के क्लासिफिकेशन के अंदर. मतलब हमारा हो गया स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामिसिन, कैनामाइसिन, सिसोमिसिन, एमिकेसिन, ये सब आएंगी सिस्टेमिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स के अंडर. और अब हम देखेंगे एमिनोग्लाइकोसाइड्स के कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज. जैसे कि हो गया, these antibiotics are present as sulfate salts. मतलब they are present as aminoglycoside and HSO4 minus. ठीक है. They are not orally absorbed. They do not cross blood-brain barrier और हमारा cerebrospinal fluid. They are excreted unchanged in the urine and active at alkaline pH. Also effective against only anaerobic gram-negative bacteria, not aerobic ones. Okay. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख सकते हैं कि स्ट्रिप्टोमाइसिन बाइंड्स विद द 30S सबयूनिट and other aminoglycosides bind with the other sites, okay, on the 50S subunit and the 30-50S interface. मतलब जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स है वो काफी हद तक 30S, 50S और 30S एंड 50S के इंटरफेस तीनों जगह पर बाइंड हो सकते हैं. ये गया इसका सम कॉमन प्रॉपर्टीज और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के जो तीन पार्ट है वो अब मैं बताऊंगा कि फर्स्ट है फ्रीजिंग द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. मतलब ये जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या लगेगा, ये दोनों एमआरएनए का सब यूनिट है, सॉरी राइबोसोम का सब यूनिट है. यहाँ पर एमआरएनए का कोडॉन आएगा. ठीक है. एमआरएनए का यहाँ पर कोडॉन आएगा. उससे क्या करेगा, टीआरएनए टीआरएनए हेल्प करेगा एमिनो एसिड को बाइंड करने के लिए और पेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन में. पर जब हम एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स देते हैं तब क्या होता है, तब जो इनिशिएशन स्टेप है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का जो पहला स्टेप है वो ही ब्लॉक हो जाता है.
फर्स्ट ऑफ ऑल इट इनहिबिट्स द इनिशिएशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद क्या करेगा, मिसरीडिंग ऑफ द आरएनए। मतलब हमारा जो एमआरएनए, ये एमआरएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पर क्या होता है, कोडॉन, और कोडॉन का एंटी कोडॉन से यहाँ पर बाइंड करता है। पर ये जो कोडॉन का हमारा डिटेक्शन है, इसको ही इनहिबिट कर देता है, जिससे कि मिसरीडिंग ऑफ आरएनए पैदा होता है। और क्या हो सकता है, एनहांस्ड परमेबिलिटी इनटू द बैक्टीरियल सेल। मतलब जो ससेप्टेबल बैक्टीरिया है, उनका जो बैक्टीरियल सेल है, उसका परमेबिलिटी ज्यादा हो सकता है। ये है थर्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंड नाउ ये हम देख सकते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तीन पार्ट्स में। पहला, इट ब्लॉक्स द इनिशिएशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब पहले जो ये हो गया हमारा एमआरएनए स्ट्रैंड, 5 प्राइम 3 प्राइम स्ट्रैंड, ये जो बाइंड करेगा यही ब्लॉक हो जाता है पहले। दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। सेकेंड जो स्टेप है वो आएगा, दे ब्लॉक द ट्रांसलेशन एंड कॉजेज प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। मतलब कि जो हमारा कोडॉन का जो आइडेंटिफिकेशन है वो ही इनहिबिट हो जाता है, जिससे कि पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और जो राइबोसोमल सब यूनिट है वो प्रीमेच्योरली टर्मिनेट हो जाते हैं। मतलब क्या, कि प्रोटीन सिंथेसिस के बाद ये दोनों सब यूनिट टर्मिनेट होना था, पर ये दोनों पहले ही टर्मिनेट हो जाते हैं, जिसका मतलब कि दे इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस बाय प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। थर्ड जो पॉइंट है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनकरेक्ट एमिनो एसिड। मतलब मिस रीडिंग ऑफ द एमआरएनए। मतलब एमआरएनए में जो कोडॉन है वो मिसरीड हो जाता है। मतलब पहले पेप्टाइड चेन में आना था ग्लाइसिन, ग्लाइसिन की जगह कुछ और आ जाता है, जिससे कि इनकरेक्ट एमिनो एसिड का अटैचमेंट हो जाता है पेप्टाइड चेन में, जिससे कि प्रोटीन, जो प्रोटीन हाँ बैक्टीरियल सेल में डिजायर्ड था वो फॉर्म नहीं हो पाता, बैक्टीरियल सेल प्रोटीन को यूटिलाइज नहीं कर पाता, और बैक्टीरियल सेल का डेथ हो जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस में हम देख सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस में आएगा different membrane bound enzymes or decreasing the RNA affinity and by uh, yes, all this by decreasing the RNA affinity and decreasing the permeability into the bacterial cells. ठीक है, यहाँ पर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाय encoding the different membrane bound degrading enzymes and by decreasing the RNA affinity. और एक रेजिस्टेंस है जिससे कि इट इज कॉल्ड दैट स्ट्रिप्टोमाइसिन इंड्यूस्ड ग्रोथ। इसे हम बोल सकते हैं क्या, कि मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए जब होगा तब अनडिजायर्ड प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, पर जब स्ट्रिप्टोमाइसिन को देने के बाद भी बैक्टीरियल सेल उस अनडिजायर्ड प्रोटीन को ही यूटिलाइज करने लगता है, तो ये एक टाइप का रेजिस्टेंस बन सकता है। ठीक है, और इसे हम बोल सकते हैं स्ट्रिप्टोमाइसिन ग्रोथ इंड्यूस्ड बाय एमिनोग्लाइकोसाइड्स। नाउ वी कैन कम टू द टॉक्सिसिटीज लाइक ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी मतलब डैमेज टू द ईयर। एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स कैन बी कंसंट्रेटेड इन द लैबिरिंथिन फ्लूइड। मतलब ये कंसंट्रेट कहाँ पर होता है, लैबिरिंथिन फ्लूइड में। मतलब हमारे ईयर में जो लैबिरिंथ है कॉक्लिया के पास, वहां पर ये एक्यूमुलेट हो जाता है, और ये तब डिक्रीज होगा जब एमिनोग्लाइकोसाइड का प्लाज्मा लेवल फॉल होगा। तो ये पोटेंट ईयर डैमेज कॉज करेगा। एंड ओटोटॉक्सिसिटी कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू टू अदर पार्ट्स। मतलब हम क्या जानते हैं कि हमारा ईयर का जो लैबिरिंथिन फ्लूइड है, जो लैबिरिंथ है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हमारे बैलेंस के लिए और हमारे हियरिंग एबिलिटी के लिए। तो जब ओटोटॉक्सिसिटी होगा तब ये कॉक्लिया डैमेज करेगा पहला, मतलब कॉजिंग इरिवर्सिबल ईयर डैमेज, एंड वेस्टिबुलर डैमेज, मतलब प्रॉब्लम इन द बैलेंस।
मतलब आदमी का जो पोस्चर है वो बिगड़ जाएगा. प्रॉब्लम वाइल स्टैंडिंग, प्रॉब्लम इन डूइंग रेगुलर वर्क्स, etc. etc. Nephrotoxicity is another example which can hamper its usefulness. Okay. क्योंकि ये जो एमिनोग्लाइकोसाइड ड्रग्स है ये कहाँ पर एक्युमुलेट हो सकते हैं? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के ट्यूबुलर सेल्स में. प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के ट्यूबुलर सेल्स में ये एक्युमुलेट हो सकते हैं. ठीक है. और एक जो हमारा टॉक्सिसिटी है वो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट. क्योंकि जो एमिनोग्लाइकोसाइड एजेंट्स है वो क्या करते हैं? वो कैल्शियम जो एक्सोसाइटोसिस करता है न्यूरोट्रांसमीटर का, उससे इनहिबिट कर देता है, जिससे कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हैम्पर हो सकता है. और हम जानते हैं कि एसिटाइल कोलिन रिलीज को हैम्पर करने से बॉडी में काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. दैट इज व्हाई इट फॉल्स अंडर अनदर टॉक्सिसिटी बाय एमिनोग्लाइकोसाइड्स. इंटरैक्शंस में आएगा इंटरैक्शंस बिटवीन NSAIDs like indomethacin, ibuprofen, because they are nephrotoxic as well. Amphotericin, cyclosporin, vancomycin, क्योंकि ये सभी नेफ्रोटॉक्सिक है. तो ये क्या करेगा? एग्रेवेशन ऑफ द किडनी डैमेज. और एमिनोग्लाइकोसाइड और फ्यूरोसेमाइड लाइक लूप डायरेटिक्स आर वेरी मच इनहिबिटेड फॉर इरिवर्सिबल ईयर डैमेज. इरिवर्सिबल हियरिंग एबिलिटी को डैमेज करने के लिए ये कंकरेंट यूज में नहीं दिया जाता. अब हम देख सकते हैं कि एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है. दीज एंटीबायोटिक्स आर हाईली आयोनाइज्ड. मतलब ये हाईली आयोनाइज हो जाएंगे बॉडी में, तो सेल परमेबिलिटी इसका थोड़ा कम हो जाएगा. द हाफ लाइफ रेंजेस फ्रॉम अराउंड 30 to 60 मिनट. ओके. cannot accumulate in serous fluid. Serous fluid मतलब synovial fluid in the joints और pleural fluids. यहाँ पर ये accumulate नहीं हो सकता. possesses low VD, मतलब टिश्यू में accumulate नहीं होगा. available एक्स्ट्रा सेलुलरली, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है ज्यादातर प्लाज्मा है, प्लाज्मा में ये अवेलेबल रहेगा. ठीक है. एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स कैन क्रॉस प्लेसेंटा. तो ये एंटीबायोटिक्स क्या कर सकते हैं? प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा? जो फीटस है मदर वूम में, उस फीटस का ओटोटॉक्सिसिटी आ सकता है. ऑल्सो दिस काइंड्स ऑफ एंटीबायोटिक्स पोजेस नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मतलब द प्लाज्मा लेवल शुड बी मॉनिटर्ड केयरफुली. और इसका जो बैक्टीरियल एक्शन है वो है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट. मतलब सिंगल डेली डोज विथ हायर कंसंट्रेशन टू द बैक्टीरियल सेल्स कैन बी एनफ. और ये अनचेंज फॉर्म में यूरिन से एक्सक्रीट होता है, इसलिए एबनॉर्मल जो प्लाज्मा लेवल है वो रेनल इनसफिशिएंसी में हो सकता है, क्योंकि ये अनचेंज फॉर्म में यूरिन में आएगा. ठीक है. इसके लिए जो रेनली इम्पेयर्ड पेशेंट्स है उनमें काफी दिक्कतें आ सकती है. अब है फार्माकोलॉजी ऑफ सम एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, जिनमें आएगा जेंटामिसिन. जेंटामिसिन का सोर्स पढ़ लेना, माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरी, एंड डिस्कवर्ड और used from the year of 1964. ठीक है. Effective against many acute infections, gentamicin can be active against a number of gram-positive bacilli, Klebsiella and Enterobacteriaceae, and Pseudomonas aeruginosa, etc. Also shows effectiveness with many beta-lactam. मतलब सल्फोस्पोरिन और पेनिसिलिन के साथ हम इसे कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं in case of endocarditis and meningitis, because the meningeal permeability of aminoglycoside is poor.
Uses include respiratory infections, not cap, peritonitis, and UTIs and some ear infection. और SABE, severe acute, uh, क्या था, severe acute SABE, ओके, severe acute bronchial exacerbations, हाँ ये था, severe acute bronchial exacerbations, और some burns and meningitis. The use of streptomycin includes the use of gentamicin as well because it was the first member. और स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज किस में था, ज्यादातर एनारोबिक बैक्टीरियाज में, और काफी सारे जो एंटेरोबैक्टीरियासी स्पीशी है, जो ग्राम पॉजिटिव बैसिली है, उनके अगेंस्ट. पर ड्यू टू सम हेवी क्रॉस रेजिस्टेंस इट वाज डिसकंटिन्यूड. ठीक है. इट्स यूज इज लिमिटेड टू ट्यूबरकुलोसिस ओनली. एडवर्स इफेक्ट क्या आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन का, सेंसिटाइजेशन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में भी, रैशेस, स्किन इरिटेशन, एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस, और यूजेस में आएगा यूज्ड एज ए एजेंट इन ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग एंड डायरिया. ओके, ओरल यूज इज बैंड इन इंडिया, और ये सबसे कम नेफ्रोटॉक्सिक है, इट इज लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक. उसके बाद आएगा कैनामाइसिन. कैनामाइसिन इज द सेमीसिंथेटिक डेरिवेटिव, सॉरी, कैनामाइसिन इज डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनामाइसेटिकस. ये सोर्सेज याद रखना है क्योंकि सोर्सेज से काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. Kanamycin is similar to streptomycin but possesses more pronounced toxic effects. Second one जो है वो है tobramycin. Tobramycin has similarity with gentamicin. मतलब gentamicin के जो यूज जहां पर नहीं हो सकता वहां पर हम tobramycin दे सकते हैं. Most prominent use includes tobramycin eye drops. इंडिकेशंस में आएगा स्यूडोमोनास एंड प्रोटियस इन्फेक्शंस, मतलब कंजक्टिवाइटिस जो इन्फेक्शंस होता है, ये सब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ही होता है. Neomycin source Streptomyces fradii used against some gram-positive and some gram-negative strains. Wow. नियोमाइसिन ओरली और टॉपिकली हमने देखा था, नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटिन, ये दोनों ही एमिनोग्लाइकोसाइड से जो हम टॉपिकली यूज करते हैं. और these routes do not tend to show systemic toxicities. मतलब हम नियोमाइसिन को अगर एक ऑइंटमेंट में देंगे तो क्या होगा, इसका जो ऑटोटॉक्सिसिटी नहीं आएगा, इसका जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी वो नहीं आएगा, और जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी नहीं आएंगे. इट इज ओरली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बाउल बिफोर सर्जरी एंड हेपेटिक कोमा. एडवर्स इफेक्ट्स में क्या आएगा, डायरिया एंड स्टिटोरिया, बिकॉज नियोमाइसिन माइट कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ विली एंड सम अदर सुपर इन्फेक्शन. सुपर इन्फेक्शन का मतलब है कि बाय सप्रेसिंग द गुड बैक्टीरिया इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन. मतलब जो गुड बैक्टीरिया है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ग्रो नहीं कर पाता, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स वो एसिमिलेट करने में मदद करते थे और जो न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करते थे वो हमें नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंट हो जाएंगी और बाकी अदर बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हमारी गट में ग्रो हो सकती है, जिससे हम और भी इल हो जाएंगे. इसे कहते हैं सुपर इन्फेक्शन. उसके बाद का जो एग्जाम्पल है वो है फ्रामाइसेटिन. इट इज अनदर टॉपिकली यूज्ड and used in similar manner to neomycin. पैरामाइसिन का जो एडिशनल एडवांटेज है बाकी एमिनोग्लाइकोसाइड्स के ऊपर वो है इट इज एक्टिव अगेंस्ट प्रोटोजोआ लाइक एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जियार्डिया, ट्राइकोमोनस. मतलब जो प्रोटोजोअल डिजीजेस है, जियार्डियासिस, एमीबायासिस, इनमें ये यूजफुल हो सकता था, बट ड्यू टू लेस मेडिकल यूटिलिटी इट इज नाउ डिसकंटिन्यूड.
Arbacacin is the semi-synthetic analog of kanamycin. It was introduced in 1990 in Japan to treat sepsis and pneumonia. It has broad spectrum of activity, active against MRSA also. मतलब ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट भी एक्टिव है. Approved in India in 2017. Amikacin is very popular to treat some diarrheal infections and some gut-related problems in government hospital settings. Okay, it is found in parenteral preparation और काफ़ी सारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वहाँ पर एमिकेसिन ही दिया जाता है. अगर किसी पेशेंट को लिया जाए कि इसका बहुत दिनों से लूज मोशन डायरिया जैसा है तो एमिकेसिन इज ए गुड चॉइस. It is a semi-synthetic derivative of kanamycin and it has immunity against bacterial aminoglycoside degrading enzymes. मतलब ये अगर सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है तो हमने यहाँ पर कुछ प्रोटेक्टिव सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए हैं जिससे कि ये इजीली डिग्रेड नहीं होगा. मतलब काफी सारे हॉस्पिटल एक्वायर्ड ग्राम नेगेटिव बैसिलर इन्फेक्शंस में भी ये यूज होगा. बैसिलर इन्फेक्शंस मतलब डिसेंट्री ये सब. Cecomycin is sourced from Micromonospora inensis. It is similar to gentamicin. Netilmicin is the semi-synthetic analog of gentamicin. Okay, it is resistant to bacterial destroying enzymes. So it is against used against many gentamicin resistant strains. मैक्रोलाइड है हमारा अगला क्लास और ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स भी एक प्रोटीन सिंथेस इनहिबिटर ग्रुप में आएगा. जो नाम है मैक्रोलाइड ये नाम कहाँ से आया है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है. हमने देखा इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है हनीकॉम्ब जैसा. और ये 13 मेंबर टू 14 और 15 मेंबर तक हो सकता है. और यहाँ पर इस पोजीशन में और इस पोजीशन में दो शुगर है इसलिए इसे हम बोलते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट हैज मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोनरी. ये है लैक्टोन इसे हम बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोनरी. और इसका जो ओरिजिन है वो है सॉइल एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया. और इसका एक्शन क्या है बैक्टीरियोस्टैटिक. पर according to some literature at higher concentrations and to specific bacteria or organisms they act as bactericidal. मतलब ये है तो बैक्टीरियोस्टैटिक पर किसी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट और किसी हायर कंसेंट्रेशन में ये हो सकता है बैक्टीरियोसिडल. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये बाइंड करता है 50A सब यूनिट में. मतलब 50A राइबोसोम का जो सब यूनिट है यहाँ पर इसके ऊपर ये बाइंड करके क्या करता है ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक करता है. मतलब हमने देखा था तीन फॉर्मेट है. ये मान लो एक हो गया 30 सब यूनिट एक हो गया 50 सब यूनिट. यहाँ पर तीन साइट है ए पी और ई साइट. ठीक है. तो पहला हमारा क्या काम है कि पहले टीआरएनए क्या आएगा टीआरएनए आके एमिनो एसिड ले जाएगा आएगा ले आएगा. ये एमिनो एसिड टीआरएनए इस एक्सेप्टर साइड पे बाइंड करेगा. ये एमिनो एसिड है. यहाँ पर बाइंड करके क्या करेगा यहाँ पर एक मान लो पेप्टाइड चेन है. मान लो यहाँ पर एक पेप्टाइड चेन है. तो पहले ये एक्सेप्टर साइड से बाइंड करेगा. उसके बाद ये पेप्टाइडल जो चेन है वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा. यहाँ पर ट्रांसफर होके ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और चेन इलोंगेशन करेगा. मतलब जो 3 एमिनो एसिड का पेप्टाइड चेन था वो 4 एमिनो एसिड का बन गया. अब ये क्या करेगा ट्रांसलोकेशन ये फिर से पेप्टाइडाइल साइट पे वापस आएगा.
इसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब बैक टू योर लोकेशन। पर जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, इसी चीज को ही ब्लॉक कर देंगे, इसी ट्रांसलोकेशन चीज को ही ब्लॉक कर देंगे। मतलब जो फ्रेश पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर बना, वो जब पेप्टाइडाइल साइट मतलब इस पी साइट में ट्रांसलोकेट करेगा, इसी को ही ये ब्लॉक कर देगा। मतलब हमारा जो पेप्टाइड चेन जो इलोंगेशन होने वाला था, मतलब यहाँ पर आएगा 4 बन गया, उसके बाद और एक एमिनो एसिड एक्सेप्टर साइट में आएगा, 5 5 एमिनो एसिड का चेन बन जाएगा, ये इनहिबिट हो जाएगा। मतलब एमिनो एसिड का चेन इलोंगेशन नहीं हो पाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। This is the mechanism of action of macrolide antibiotics. ठीक है। और एज ए रिजल्ट द पेप्टाइड चेन माइट बी टर्मिनेटेड अर्ली, मतलब पेप्टाइड चेन टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पॉलीपेप्टाइड, फ्रेशली जनरेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जब ट्रांसलोकेट करेगा इस पी साइट में, तो ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स जो है ये इसके ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक कर देगा। ठीक है। मैक्रोलाइड्स का जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो काफी सिमिलर है अमीनोग्लाइकोसाइड्स के साथ। लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इरिथ्रोमाइसिन क्या है, एक बेस है, और ये अल्कलाइन पीएच में अनायोनाइज हो जाएगा, तो इट इज बेटर एब्सॉर्ब्ड इन द अल्कलाइन पीएच। और क्योंकि ये एक बेस है, तो ये एसिड लेबाइल है, मतलब जो गैस्ट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर ये स्टेबिलिटी खो देता है। तो इसलिए है, as per its pharmacokinetics, macrolide antibiotics are given as enteric coated tablets. Also, we can see food delays its absorption. मतलब it should be given in empty stomach. It is widely distributed in the cells, मतलब high volume of distribution. Also, it is permeable to abscess, serous fluids like synovial fluid and uh, pleural fluids, and it may be available in the placenta. और मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब मेनिंजियल इन्फेक्शंस में इसका थेरेप्यूटिक यूज थोड़ा कम है। इट अटेन्स थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन इन प्रोस्टेट, मतलब हम अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसे यूज कर सकते हैं। एक्सक्रीशन हैपेंस इनटू द बाइल और एक्सटेंसिवली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड। नो नीड टू रिड्यूस द डोज इन रेनल कंडीशन, मतलब ये शायद रेनल रूट से ज्यादा एक्सक्रीट नहीं होता। Preparations include various salts of erythromycin base. First erythromycin base itself, उसके बाद आएगा erythromycin stearate, erythromycin estrolate and erythromycin ethyl succinate. Gray's ointment is known as the 30% ointment of erythromycin, used in various skin problems. Interactions: blocking hepatic oxidation and blocking CYP3A4 microsomal enzyme. मतलब ये एक CYP3A4 एंजाइम इनहिबिटर है। मतलब क्या, ये जो कॉन्करेंट जो ड्रग इसके साथ यूज होगा उसका प्लाज्मा लेवल बढ़ा देगा। प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल, प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल इफ गिवन विद द फॉलोइंग ड्रग्स: एस्टेमिजोल, सिसाप्राइड, ये सब जो ड्रग्स है, और सिसाप्राइड, एस्टेमिजोल, टारफेनाडिन, ये तीनों ड्रग्स के साथ ये अगर यूज हुआ तो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग कर सकता है, मतलब एरिथमिया कॉज कर सकता है। As we can see, the first agent discovered was erythromycin. It was isolated from Streptomyces erythraeus in the year of 1952, active against many gram-positive bacteria because these gram-positive bacteria
एक्यूमुलेट द मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स वाया इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म, मतलब ये सेल में खुद ही इसे ले लेते हैं। मतलब इसे परमिएट करने की जरूरत ही नहीं। Also more active in alkaline pH because it can anionize or become lipophilic in the alkaline pH. Spectrum of activity क्या है? It is sensitive to Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhea, Chlamydia, and diphtheria and Listeria infections. Moderately sensitive towards Haemophilus ducrei, Haemophilus influenzae, whooping cough bacteria like Bordetella pertussis and Neisseria meningitidis. Mechanism of resistance में आएगा the formation of efflux pump, generation of degrading enzymes, and decreased affinity of the mRNA due to mutation. क्रॉस रेजिस्टेंस क्या है कि बाकी जो मैक्रोलाइड्स है वो एक मैक्रोलाइड के रेजिस्टेंस से ही रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के जो एरिया है उसके अंदर आ सकते हैं। मतलब एक बैक्टीरियल स्ट्रेन है वो अगर एरिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, मतलब वो बाकी सारे जो मैक्रोलाइड के मेंबर एंटीबायोटिक्स है उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस हो चुके होंगे। और इसका रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं इज विथ क्लिंडामाइसिन एंड क्लोरामफेनिकॉल। एडवर्स इफेक्ट्स इंक्लूड एपिगैस्ट्रिक पेन, क्योंकि जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है ये क्या करते हैं, ये स्टमक हमारे जो जीआई ट्रैक्ट है इंटेस्टाइन में प्रेजेंट मोटिलिन रिसेप्टर, इस मोटिलिन रिसेप्टर को ये स्टिमुलेट करते हैं। और ये मोटिलिन रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट हो जाए तो ये बाउल क्लियरेंस और जीआई ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्शन ये सब करते हैं, जिससे कि पेट में दर्द और डायरिया लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। इट माइट कॉज रिवर्सिबल हियरिंग इम्पेयरमेंट, hypersensitivity and hepatitis like condition. यूजेस में आएगा स्ट्रेप्टोकोक्कल फेरिंजाइटिस, एजिथ्रोमाइसिन का यूज हम काफी बार देखते हैं। गले में दर्द, टॉन्सिलाइटिस एंड मैस्टोइडाइटिस, मतलब मैस्टोइड जो ग्लैंड है हमारे नेक के ऊपर, थोड़ा ऊपर मैस्टोइड मसल है, वहां पर जो एरिया है वहां पर अगर इन्फ्लेमेशन हो तो उसके एलिविएशन में हम मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। Also, we can use it in number of respiratory infections caused by Haemophilus influenzae and pneumococcal agents against diphtheria, tetanus as an adjuvant because tetanus का जो टॉक्सॉइड एंटी टॉक्सॉइड जो एजेंट है उसका जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए मैक्रोलाइड एक अच्छा एडजुवेंट है। ऑल्सो अगेंस्ट वुपिंग कफ, लेजियनियर्स न्यूमोनिया एंड क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस एंड कैंक्रोइड। यूज काफी वेरिएबल है। Another prominent example other than erythromycin is clarithromycin. ये erythromycin का मिथाइलेटेड ईथर फॉर्म है और स्पेक्ट्रम इज सिमिलर टू एरिथ्रोमाइसिन, पर इसका जो एक्टिविटी है वो हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए काफी ज्यादा है और माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी के लिए थोड़ा ज्यादा है। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी मतलब जो लेजियनियर्स न्यूमोनिया है उसका जो एजेंट, एंड माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, ये तीनों इसके susceptible है। Bioavailability is 50% which is quite good and an active metabolite is produced, मतलब इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्गर होगा, इट हैज लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। यूजेस इन URTI, upper respiratory tract infection, lower respiratory tract infection, like other uses it might include sinusitis, otitis media, okay, problem of hearing, problem in the hearing root, atypical pneumonia, whooping cough, skin and skin structure infections, etc. एडवर्स इफेक्ट्स में आएगा रैप्डोमाइलोसिस, मतलब स्केलेटल मसल का कुछ प्रॉब्लम, एंड इट इज ए पोटेंट माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर। एजिथ्रोमाइसिन
in our cold and fever, and also in the winter season, this antibiotic is taken uh, as like vegetable, मतलब सब्जियों की तरह खाते हैं हम इसे। गले में दर्द एजिथ्रोमाइसिन, कुछ हो गया एजिथ्रोमाइसिन। तो ये एजिथ्रोमाइसिन होता क्या है, ये होता है एजालाइट कॉन्जिनर ऑफ एम सिंपल मैक्रोलाइट। मतलब एरिथ्रोमाइसिन है सिंपल स्केलेटन, मैंने दिखाया 15 कार्बन। जो एजिथ्रोमाइसिन है वो होता है 16 कार्बन, 16 कार्बन का। एंड इट इज एक्टिव अगेंस्ट मेनी रेस्पिरेटरी पैथोजन, इसलिए कि विंटर सीजन में और कफ कफ में हम इसका जो यूज है वो देख सकते हैं। इट कैन बी एक्यूमुलेटेड इनटू फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफाज। मतलब ये अगर फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफाज के अंदर एक्यूमुलेट हो सकता है, तो जो एंटीजन इंड्यूस्ड और कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है उसके लिए भी ये जो यूजफुल है, यूजफुल साबित हो सकता है। इनका इंट्रासेल्यूलर कंसंट्रेशन काफी हाई होता है, क्योंकि हमने देखा इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई है। इट कैन परमिएट ए नंबर ऑफ टिश्यूज, तो इसका टी हाफ भी ज्यादा होगा। टी हाफ कैन रेंज टू 4 days 50 आवर, सॉरी 2 days 50 आवर, excreted unchanged in bile and renal excretion is इक्विवेलेंट टू 10%। मतलब renal impairment का इसका जो इफेक्ट है वो नल है, और इसका जो सिंगल डोज है वो ही काफी है, क्योंकि इसका टी हाफ है 50 आवर। ड्यू टू सच इजी वन से डेली डोज, इट इज यूज्ड इन लेजेनियर्स न्यूमोनिया। Also, it is a drug of choice in chlamydial pneumonia, and it is chosen over other tetracyclines in eye trachoma। मतलब chlamydial trachomatis का जो इन्फेक्शन है आई में, उसमें हम एजिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप्स का यूज देख सकते हैं। Also in PPNG and urethritis, cancroid, etc. और ये CYP3A4 इनहिबिटर नहीं है। यूज as following: sinusitis, tonsillitis, pharyngitis, etc. EACB, exacerbations of acute chronic exacerbations of chronic bronchitis. Okay, exacerbations of chronic bronchitis, EACB. MDR टाइफॉइड, मल्टीड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड में ये काफी यूजफुल है। सेकेंड जो एजेंट आएगा वो है रॉक्सिथ्रोमाइसिन। रॉक्सिथ्रोमाइसिन क्या है, वो न्यूली डेवलप्ड कॉन्जिनर्स है, मतलब एजिथ्रोमाइसिन के बाद। इट इज सेमी सिंथेटिक, has good oral absorption, duration of action is longer, and it is alternative to erythromycin in some respiratory and ear, nose, throat infections, और काफी जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में भी। एरिथ्रोमाइसिन एक कीटोलाइट कंजीनर है, पर इसका जो साइड इफेक्ट है वो है ये प्रोलॉन्ग कर सकता है क्यूटी इंटरवल, और जो इंडिकेशन है वो सेम ही है। Sputamycin is specifically used in inhibiting the placental transmission of Toxoplasma gondii। इंडिकेशन देख लीजिए, इनहिबिटिंग द प्लेसेंट्रल ट्रांसमिशन ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, मतलब इस ऑर्गेनिज्म का जो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिशन होगा उसको ब्लॉक करने के लिए स्पिरामाइसिन यूजफुल है। इंडिकेटेड इन टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड बाय टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जो फीटस का डैमेज होगा और रिकरेंट एबॉर्शन होगा उसमें यूज होता है। गिवन इन MU, ठीक है। MU मतलब, यू का मतलब है मिन यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स हमने देखा था, इंटरनेशनल यूनिट होता है IU, और ये है MU। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ही खत्म हुआ। मतलब हमने आज देखा मैक्रोलाइट्स और एमिनोग्लाइकोसाइड्स के फार्माकोकाइनेटिक्स, इसके फार्माकोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सब। हाँ सेबे, हाँ मैं क्या भूल रहा था, वहां पर सेबे मतलब सीवियर एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, ये है सेबे। ओके।